तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और तुम्हारा भाई जैसे पिछली बार वीडियो डाला था फाउंडेशन का, आज आ गया है लेकर इंटरमीडिएट की वीडियो। तो गाइस, मैंने सीए इंटरमीडिएट के पेपर्स इस बार लिख दिया है जनवरी 2025 अटेम्प्ट में। दिसंबर में पिछले साल जब फाउंडेशन का पेपर दिया था, मतलब जनवरी और दिसंबर दोनों में ही हुए थे। तो जैसा तुम मुझे जानते थे, मतलब तुमने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा, आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर दोज एग्जाम्स। मुझे बस एक लॉ का ही टेंशन था, बट सैडली दिस टाइम एवरीथिंग इज नॉट द सेम। मतलब सारे पेपर्स अच्छे नहीं गए और चलो उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज, आप सबका भी जिनका भी पेपर है तो पहले कमेंट में बताना कि कैसे गए पेपर्स, और मैं अपने पेपर्स की बात करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, अकाउंट्स का पेपर था। तो गाइज, अकाउंट्स का पेपर तुम्हारे भाई ने कर दिया, मतलब काम तमाम उस पेपर का। मतलब पेपर मेरा अकाउंट का बहुत अच्छा, अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया। मतलब पेपर इजी आया था मेरे ख्याल से, लेकिन थोड़ा सा ना इजी होने के चक्कर में वो कंफ्यूज कर रहा था। जैसे अगर आप देखोगे पेपर में, कंसोलिडेशन का क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, उसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं थी। और वो जिस दिन एक्वायर कर रहा था ना, मतलब सारी चीजें उसके बाद की दे रखी थी। तो मतलब एवरीथिंग वाज पोस्ट में जाने वाली। तो मतलब बहुत इजी सा वो आ गया था। मतलब एक क्वेश्चन अमेलगमेशन का भी अगर मैं देखें तो कंपैरेटिवली इजी था, उसमें भी ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं थी। आई गेस 3 एडजस्टमेंट्स थी बस। और कंसोलिडेशन तो बहुत ही ईजी आया था, मतलब 14 मार्क्स तो बिल्कुल फ्री के थे वो। कुछ लोगों का वो भी नहीं हुआ होगा, मतलब मुझे पता है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैं देखा कि ये पेपर का क्वेश्चन याद है तो बहुत ईजी लग रहा है। मैंने बनाया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब पहली बारी में ही मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। और मुझे फिर अपने पे शक हो रहा है कहीं मैंने ही तो गलत नहीं कर रखा है, क्योंकि पहली बारी में आंसर आ जाना, बैलेंस शीट मैच हो जाना भाई, मतलब बहुत वैसा लगता है ना। तो मैंने सोचा कि क्या पता इजी ही हो, तो वह करके आ गया। तो शायद वो मेरा सही हो गया, मतलब वो पेपर मेरा ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा गया। बट उसमें बस फर्स्ट क्वेश्चन जो था, मतलब जो शुरुआती क्वेश्चन होता है जिसको मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे पता था मैं उसी में गलती करूंगा। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट में अटेम्प्ट किया, जिसमें ईपीएस दिया हुआ था, तो मैंने देखा ही नहीं, अच्छे से ध्यान ही नहीं दिया कि उसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं क्लोजिंग बैलेंस दे रखा था शेयर्स का। और वहाँ पे शेयर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया था, हमें बैकवर्ड कैलकुलेशन करके उसका वैंज निकाल के उसका ईपीएस निकालना था। तो उधर मैं कंफ्यूज हो गया, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि ओपनिंग नहीं दिया, और मैंने तो भाई ओपनिंग मान के उसे कर दिया पूरे को। उस चक्कर में मेरा वाला क्वेश्चन गया। उसके बाद उसका ही सेकंड पार्ट था शायद लीज रेंटल का, और भाई मेरे को लीज रेंटल वाले में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं सही करके आया हूँ। बट आके मैंने उसका आंसर देखा तो मैं वहाँ पे भी कुछ गलती करी आया, मतलब थोड़ी बहुत छोटी सी गलती। मतलब शायद मैंने एमएलपी के साथ यूजीआरबी को नहीं लिया, और बस वही शायद मेरी गलती हो गई, और वहाँ पे वो वाला क्वेश्चन भी गया। और उसका थर्ड पार्ट जो था शायद AS15 का था। तो भाई वो भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही था, मतलब खास गया नहीं। तो मतलब ये तीन पहले वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो मेरा वेस्टफुल चले गया पूरा का पूरा। मतलब 14 मार्क्स में से शायद मेरे को 4 मिलेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतना तो किया है, मतलब थोड़ा बहुत तो है। तो मतलब वो पहला क्वेश्चन वेस्टफुल था। बाकी जो आगे पेपर गया, मतलब मेरा पेपर अच्छा गया, और मेरा कंसोलिडेशन का बैलेंस शीट मैच हुआ, मेरा अमेलगमेशन का बैलेंस शीट मैच नहीं हुआ। बाकी रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट तो ठीक था, पर बैलेंस शीट नहीं हो पाया। और इसके साथ अगर बात करी जाए और क्वेश्चंस की, तो बाकी मेरे ख्याल से पेपर वाज इजी। और थोड़ा सा एमसीक्यूज में AS22 का क्वेश्चन आया था, DTA DTL वाला, रिवर्सल वाला। तो वो जिसने पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है ना, 20 तक AS पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसे छोड़ देते हैं, ऑप्शन में रख देते हैं। तो जिसने भाई AS22 पढ़ा होगा तो उसके लिए वो क्वेश्चन था वेरी इजी, और मैंने वो पढ़ा था। होपफुली वही सेम क्वेश्चन, मतलब आप लोग मानेंगे नहीं, बिलीव नहीं करेंगे, वही सेम क्वेश्चन उसके पिछली रात को मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था और बोला था भाई इसको कर और बता कि क्या आ रहा है। तो गाइज वही मैंने रात को ही वो क्वेश्चन अच्छे से समझा था, मतलब बढ़िया से, कि कैसे होना है, क्या होना है। और ये देखो भाई, मतलब भगवान का साथ जो है ना मेरे साथ रहा है। तो वो हो गया और वाला क्वेश्चन कर दिया। उसके साथ एमसीक्यूज के फिर आंसर मिलाए, तो आंसर्स मिला के भाई एमसीक्यूज में आई एम गेटिंग 28 मार्क्स। तो वो मेरे को होप था कि मेरा अच्छा गया एमसीक्यू का पेपर, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था एमसीक्यूज को, मतलब 40 मिनट्स अराउंड मैंने वहाँ पे एमसीक्यूज के लिए ही दे दिया था। तो मुझे लगा था वो अच्छा जाएगा, और वो अच्छा गया। 28 मार्क्स मेरे को एमसीक्यूज में मिल रहे हैं। तो अगर 28 नंबर आपको 30 में से एमसीक्यूज में ही मिल जाते हैं, तो आपको अंदर से खुद से ही होप आ जाती है कि यू विल गेट एग्जेम्पशन। तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरे को अकाउंट्स में एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और
ये रहा अकाउंट्स का पेपर। फिर बारी आई लॉ के पेपर की। लॉ के लिए भाई 2 दिन आई गेस मेरे को कम लगे, मतलब 1.5 दिन जो मिलता है एग्जाम के पहले का वो मुझे कम लगा, मुझे सारा सिलेबस रिवाइज करने में, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला चैप्टर, ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले चैप्टर, मतलब जो उसके पहले के चैप्टर्स हैं वहां तक तो आई वॉज गोइंग वेरी फास्ट और वेरी गुड, बट ये दोनों चैप्टर्स जो है मुझे बड़े बेकार लगते, बड़े बेकार। ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर, उसमें भी 139 और 140 सेक्शन जो है वो तो फिर भी मतलब आसान है, पर उसके बाद क्या है वो चैप्टर्स में समझ ही नहीं आता। और ऑडिट एंड ऑडिटर्स ये हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का चैप्टर भाई इतना बड़ा चैप्टर, उसमें कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वॉलंटरी रिवीजन, कंपलसरी रिवीजन, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ, और आना हमेशा सीएसआर से ही है। मतलब मैंने कभी भी उस चैप्टर का क्वेश्चन देखा है तो वो सीएसआर से ही आता है, और हर बार की तरह इस बार भी वो सीएसआर से ही आया। मतलब सेक्शन 135 में पूछने के लिए सीएसआर में बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी, पर उन्होंने पूछा क्या, इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब जो एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट दिया गया था उसके ऊपर इन्होंने 4 नंबर का पूरा एक क्वेश्चन ही बना दिया। तो इसी के साथ देखा तो जाए तो मतलब लॉ का पेपर भी वॉज इजी, आसान था, मतलब मॉडरेट लेवल कहूंगा मैं, क्योंकि अगर किसी ने कुछ सेक्शंस छोड़े थे, मतलब जैसे सीएसआर का ही सेक्शन देख लो, अगर इम्पैक्ट असेसमेंट एक छोटी सी चीज थी, उसमें किसी ने सीएसआर का पूरा सेक्शन भी किया होगा ना, तो क्या पता उसने छोड़ दिया हो ये चीज, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता लोगों को, बट उन्होंने पेपर में वही दे दिया। उसी के साथ सेक्शन 115 मतलब स्पेशल नोटिस के सेक्शन से, स्पेशल नोटिस ही है ना 115, हाँ, तो स्पेशल नोटिस के सेक्शन से भाई उन्हें 2 क्वेश्चंस डाले हुए थे, एक ऑप्शन में डाला था और एक पीछे, मतलब 3rd क्वेश्चन आई गेस उसका ही था, हाँ। तो स्पेशल नोटिस के सेक्शन से 2 क्वेश्चंस डाले थे, और मैंने क्लास ली थी हर्ष गुप्ता सर से। हर्ष गुप्ता सर है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने हमें बोला था कि इस अटेम्प्ट में सेक्शन 115 से क्वेश्चन आएगा, और भाई वही आ गया। तो मैं तो वो दोनों ही करके आया, मतलब मैंने वही दोनों कर दिए कि मुझे पता था कि ये मेरे को अच्छे से आता है और मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने वो दोनों कर दिए। फिर आगे बात करते हैं भाई, अभी तुम देख रहे हो खुशी कितनी है, क्योंकि अभी बता रहा हूँ ना, पहले 2 पेपर मेरे बहुत अच्छे गए, तो फिर उसके एमसीक्यूज मिला है, उसके भी 24 लगभग मेरे बन रहे थे, तो अभी भी मुझे लगता है कि शायद उसमें मेरी एग्जामिनेशन आ जाए, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस में सेक्शंस मेंशन करे हैं, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जो मैंने सेक्शंस मेंशन करे हैं वो ठीक हैं, तो आई गेस क्या पता उसमें आ जाए। मतलब एलएलपी का क्वेश्चन भी उसमें देखा जाए तो भाई नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन था, 64 का शायद, और कब कब एलएलपी वाइंड अप होती है खुद से, तो बोला वो क्वेश्चन वॉज ईजी। तो ये सारे देख के मुझे लगता है कि क्या पता, मे बी अगर भगवान मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी लॉ के पेपर में एग्जामिनेशन आ जाए। फिर अब बात करते हैं टैक्सेशन के पेपर की गाइस। तो गाइस टैक्सेशन का पेपर मेरा गया बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल बेकार, मतलब कि उस पेपर से आते वक्त वापस मैं बहुत डिमोटिवेट हो चुका था। मुझे लगा था कि अब क्या बचा है, क्या करना है, ये सेकंड ग्रुप दे के कोई फायदा ही नहीं है, मेरा फर्स्ट ग्रुप ही क्लियर नहीं होगा बिल्कुल। मतलब मेरा पेपर बहुत खराब गया, बहुत खराब। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत करा था, मतलब मैंने बहुत अपना टाइम वेस्ट किया था टैक्सेशन पढ़ते पढ़ते, मतलब पूरे साल लिटरली मैंने 4 बार 5 बार टैक्सेशन पढ़ा था। बट जीएसटी के पोर्शन से जो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी कि कैसा पेपर आएगा, जैसा मैंने एमटीपीज दिए थे उसमें और प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे थे, उसमें जीएसटी के पोर्शंस में थ्योरी क्वेश्चंस रहते थे, सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते थे कि कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन दे देगा, या फिर रिटर्न्स के चैप्टर में से कोई थ्योरी पार्ट का क्वेश्चन दे देगा, कुछ देगा, और फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा न्यूमेरिकल आएगा, ये मेरा था प्री प्लान। बट टू माई सरप्राइज, और सब लोगों के लिए सरप्राइज था वो मेरे ख्याल से, जीएसटी के पेपर में 3 से 4 न्यूमेरिकल्स आ गए गाइस। मतलब वो तो किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब न्यूमेरिकल्स आ गए। और मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि पहले मैं जीएसटी को अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि उसमें लिखने का ज़्यादा रहता है, तो मैं जल्दी जल्दी उसको लिखूंगा, तो उस समय मेरा माइंड फ्रेश होगा, तो मैं जल्दी जल्दी वो सारी चीज़ें लिख कर बढ़िया से करके फिर इनकम टैक्स पे जंप करूंगा, ठीक है। तो बस, लेकिन पेपर जब देखा, मैंने ऐसे खोला पेपर, ऐसे ऐसे करके खोला, और मैंने पीछे वाला पोर्शन पहले खोला, सोचा जीएसटी करना है, और भाई वो देख के तो मेरे को अलग ही फील हो गया कि मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब वो पेपर ऐसा था कि मतलब मैं देख के ही डर गया, मतलब मैं देख के ही डर गया था कि ये पेपर कैसे होगा। तो फिर मैंने वो पेपर जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत करा, और जीएसटी का पार्ट अटेम्प्ट किया, इनकम टैक्स का पार्ट अटेम्प्ट किया। इनकम टैक्स वाज इजी, मुझे सब लोग आके बोल रहे थे भाई इनकम टैक्स तो इजी था, पास तो हो ही जाएगा, इनकम टैक्स तो इजी था, पास तो हो जाएगा। बट
मैं ना पहले जीएसटी अटेम्प्ट करने लग गया, उस चक्कर में मेरा जो दिमाग था वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था उसको करते करते कि मेरा जो इनकम टैक्स का पोर्शन था, जो मेरा बहुत अच्छा जा सकता था, मैंने वहीं पे मिस्टेक्स कर दी और मेरा वो पोर्शन भी ख़राब हो गया। मतलब वो पेपर के बाद मुझे बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि मतलब मेरी सारी पढ़ाई वेस्ट हो गई, मेरा एक साल की मेहनत सब वेस्ट हो गया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, और अभी भी मुझे शायद ऐसा ही लगता है कभी कभी कि भाई मुझे लगता नहीं है कि मैं उसमें पास हो पाऊँगा। बट मैंने सुना है कि उसमें एमसीक्यूज में एक गलती थी, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें ऑप्शंस नहीं दिए थे। 3 क्वेश्चंस में शायद ऑप्शन 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं दिए थे, ऑप्शंस तो दिए थे पर क्वेश्चन ही नहीं दिए थे। तो शायद क्या पता वहाँ पे अगर कुछ ग्रेस मार्क्स मिल जाएं तो मे बी, मतलब मुझे लगता नहीं है बहुत, मतलब मन तो मेरा ये है कि काश मैं पास हो जाऊं। मतलब मैं हर दिन भगवान से यही प्रे कर रहा हूँ कि बस उस पेपर में मैं पास हो जाऊं। बट अगर मैं हो गया तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि मैं ग्रुप 1 क्लियर कर दूंगा। बस मुझे एक टैक्सेशन के पेपर में बस थोड़ा सा डर है, और उसमें इफ आई विल गेट 40 तो भी मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ग्रुप 2 के। मैंने दोनों ग्रुप्स दिए थे भाई। पहली बात तो हम जो है भाई डरते नहीं, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। हमने भाई दोनों ग्रुप दे दिए। मतलब हम लोग ने, मतलब मेरा कहना चाहिए था, हम 3-4 जने थे, मतलब हमारा फ्रेंड सर्कल था, और जिसने पहले से ही सोच के रखा था भाई हम तो जाएंगे बोथ ग्रुप्स। तो जब मेरा ये पहला ग्रुप का ये टैक्स का पेपर हुआ तो उस रात मैं बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत डिमोटिवेटेड था, और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सेकंड ग्रुप लिखने का। बिल्कुल सोचा ही नहीं कि मैंने सेकंड ग्रुप लिखना भी है अब मुझे, मतलब बिल्कुल मैं आउट ऑफ माई माइंड हो गया था। फिर मेरा एक दोस्त आया और वो मुझे बोला, मतलब वी वर इन द मेट्रो, मतलब हम मेट्रो से वापस घर आ रहे थे, और उसने मुझे बोला कि भाई अगर तू ना सेकंड ग्रुप नहीं देगा तो अगर तेरे को लगता है कि तेरे फर्स्ट ग्रुप में कुछ एग्जाम्शंस आ रही हैं, जो मेरे को लगा था मतलब अकाउंट्स में, तो वो भी तू मिस आउट कर जाएगा, मतलब वो तेरे को नहीं मिलेंगी, फिर तू उन्हें क्लेम ही नहीं कर पाएगा अगर तू बोथ ग्रुप्स का फॉर्म भर के तू बोथ ग्रुप्स के लिए बैठता भी नहीं है। तो जब उसने ये बात बोली तो मुझे लगा कि भाई अब तो भाई देना ही पड़ेगा, वरना मेरे को सारे पेपर वापस देने पड़ेंगे। इससे अच्छा क्या पता भैया 1-2 में एग्जाम्शन ही आ जाए। तो मुझे इसलिए देना चाहिए सेकंड ग्रुप। ये सोच के मैंने सेकंड ग्रुप का कॉस्टिंग का सिलेबस को स्टार्ट किया। मैं पढ़ने लगा, बिल्कुल मतलब दिमाग नहीं लग रहा था पढ़ाई में, हल्के हल्के करके मैं सिलेबस कर रहा हूँ, बहुत हल्के हल्के, वेरी स्लोली। मतलब मैंने, आप मानेंगे नहीं, 6-7 घंटे लगा के 2 चैप्टर करे हैं, और वो 2 चैप्टर, वो प्रोसेस अकाउंट वाला चैप्टर और बाय जॉइंट प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट्स वाला चैप्टर। मतलब मैं इतना इतना टाइम लगा रहा था, 6-7 घंटे लगा रहा हूँ इन चैप्टर्स पे। फिर कॉस्ट शीट करा, ऐसे करके धीरे 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 करके मैंने सारे चैप्टर्स करे, मैंने करे सारे चैप्टर्स। और ज़्यादा नहीं, मैंने आशीष सर से मैंने क्लासेस ली थी। आशीष सर की यूट्यूब पे पूरी की पूरी वीडियो है जिसमें उन्होंने सारे सिलेबस को रिवाइज करवा रखा है, तो विदाउट क्वेश्चंस है। बट मैंने उनकी वीडियो देखी और आरटीपी के क्वेश्चंस करे, उनकी वीडियो देखी। 3 आरटीपीज मैंने चूज करी थी। मेरा मन भर गया था क्वेश्चंस करने से, मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड था जैसा मैंने बताया। तो मैंने 3 आरटीपीज उठाई और सर की वीडियो चलाई। सर की वीडियो से एक चैप्टर कर रहा हूँ, फिर उसको आरटीपी से कर रहा हूँ, फिर एक चैप्टर, फिर आरटीपी। तो ऐसे करके मैंने 3 आरटीपीज को उस दिन सॉल्व किया। उसमें भी भाई बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही थी, क्योंकि दिमाग तो चल ही नहीं रहा था ना, तो उसमें बहुत मिस्टेक्स हो रही थी। और जेन्युइनली मुझे डर लग रहा था कि मैं इस पेपर में जाके करूँगा क्या, मतलब मेरे से इतनी हाई पे मिस्टेक्स हो रही, पेपर में क्या करूँगा। पर मैं फिर पेपर देने गया। मैं पेपर देने गया और एमसीक्यूज खोले पहले, क्योंकि मतलब पहले तो पेपर मिलता है फिर एमसीक्यूज तो बात की बात है। पहले मेरे को पेपर मिला, मैंने पेपर खोला, चेक किया, तो ऐसे देख रहा था कि ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो सकता है, ये वाला हो सकता है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कर लूँगा, पर हो सकता है लग रहा था पेपर देख के। तो फिर ये सब हुआ, फिर आया एमसीक्यू का स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमने फॉर्म वॉर्म भरा। एक तो यार फॉर्म भरने में 15 मिनट लग जाते थे हर दिन, और ये लोग जल्दीबाजी में कर देते थे, फिर खाली पेपर ख़राब होता था। हर दिन का यही था इनका। जो भी सेंटर वाले थे वो सीधे 2 बजे तुम्हारे को दे देंगे आंसर शीट और कहेंगे पहले इसे भरो, तुम पहले इसे भरो फिर पेपर चालू करोगे। अरे यार 15 मिनट उसमें खराब हो जाते थे। फिर एमसीक्यूज का टाइम जो एलोकेट किया हुआ था 30 मिनट्स में करना है, वो बढ़ के 45 हो जाता था। हर दिन का यही था। तो उस दिन फिर कॉस्टिंग के पेपर में एमसीक्यूज खोले और ऐसे पलटा रहा हूँ एमसीक्यूज। लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। ये सोचा लास्ट क्वेश्चन मेरे में जो मेरा वो था ना सेट, उसमें आया था एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का 10 मार्क्स का क्वेश्चन, और वो था इजी सा क्वेश्चन। मतलब
एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन का अगर ये एमसीक्यू में दे रहे हैं ना तो मतलब वो वैसे ही इजी हो जाता है, क्योंकि वो चैप्टर ही आसान है, बस तुम्हें ढंग से एलोकेशन करना आना चाहिए। तो फिर वो देखा तो भाई मजा आ गया देख के, और धम धम धल जल्दी 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 कर दिया, सारा का सारा कर दिया है। और वो सबके आंसर आ रहे हैं टिक 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 करते करते 10 मिनट में वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कॉस्टिंग का 10 नंबर का क्वेश्चन मेरा हो गया 10 ही मिनट में। और मैं देख रहा हूँ भाई 10 मिनट में 10 नंबर आ गए, कहीं ये मेरे साथ फिर से स्कैम तो नहीं हो रहा है कोई, कहीं मैं फिर से जल्दीबाजी में कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। फिर 10 मिनट लगा के उसको रिकैलकुलेट किया, वापस सारा देखा, और फिर सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के अटेम्प्ट करे, सारे सारे हो रहे थे 1 2 और 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मुझे डाउट आ गया, और मुझे लगा भाई ये तो मैं पक्का गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना 2 ऑप्शंस में उसमें कंफ्यूजन हुई थी। एक तो वो 36.33 और 36.38 वाला क्वेश्चन था, उसमें मेरा 36.39 आंसर आ रहा था, तो मैंने 36.38 लगा दिया, बट वो मेरा गलत हो गया, और 36.33 उसका आंसर था। तो जिसका भी है भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऐसी करके मैंने जब एमसीक्यूज के आंसर में, एक तो भाई मेरी आदत नहीं थी एमसीक्यूज चेक करने की, ना मैं कभी आके करूँ, बट मेरे फ्रेंड्स जो मेरे रूममेट्स थे मतलब स्पेशली, वो आके एमसीक्यूज चेक करते थे, और इस चक्कर में फिर मैं भी करने लग गया। तो मैंने भी यहाँ पे फिर से एमसीक्यूज एक बार चेक करे, और कॉस्टिंग के पेपर में 30 में से 24 एमसीक्यूज ठीक, मतलब 30 मार्क्स में से 24 मार्क्स का एमसीक्यू ठीक हो गया। तो अब मुझे लगता है कि उसमें 24 नंबर एमसीक्यू में आ जाएंगे, तो क्या पता, गॉड नोज, पर मेरा भगवान से यही उम्मीद है कि शायद से कॉस्टिंग में भी एग्जामिशन आ जाए, मतलब आई गेस आ सकती है। फिर उसके बाद आता है ऑडिट का पेपर। ऑडिट का पेपर तो भाई आप सबको पता ही है भाई, ऑडिट का पेपर आया और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब पेपर बिल्कुल अजीबोगरीब आ गया। बैंक ऑडिट का इन्होंने एमसीक्यू में सवाल दे दिया 8 नंबर का, आई गेस वो ठीक लगा मुझे। बस पूरे पेपर में कारों से सवाल ही नहीं आ रहा है। मटीरियलिटी काय की मटीरियलिटी, मतलब सारे ऐसे पढ़ के गया था, मुझे लगा कि क्या फायदा इन ऐसे पढ़ने का। जनरल अंडरस्टैंडिंग लेके जाता तब होता है पेपर मुझसे, मतलब वो पूरा पेपर ही मेरे को लगा कि जनरल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पेपर था। कोई ऐसे मतलब बहुत कम क्वेश्चंस थे जो प्रॉपर एसेज के बेस्ड पे आए होंगे, और TCWG कौन होते हैं ये पूछ रहे थे मतलब। और एक क्वेश्चन अच्छा था, मतलब मुझे अच्छा लगा कि वो थ्रेड्स के ऊपर था, थ्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इजी सा क्वेश्चन था। एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें शायद मैंने पक्का कोई मिस्टेक करी होगी, और मतलब ऐसे ही वो तो पेपर वो वाला था भाई टफ ऑडिट का। और मेरा वो पेपर अच्छा नहीं गया। मतलब अगर आप पूछोगे कि मैं कितना होप कर रहा हूँ उस पेपर से, आई एम जस्ट होपिंग कि मेरे 40 मार्क्स आ जाए उसमें भी। मतलब दोनों ग्रुप में 2 पेपर ऐसे गए मेरे, मतलब दोनों ग्रुप में एक पेपर ऐसा था जो मेरे को भाई खराब ही कर गया। वो था इसमें ऑडिट का सेकंड ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में होता टैक्स का। सेकंड ग्रुप में ऑडिट का पेपर देने के बाद तुम्हारा भाई फिर से हो गया डीमोटिवेट। जब मैं फिर से डीमोटिवेट हो गया, फिर मेरा फ्रेंड था मेरे साथ रूम में, तो उसने मुझे एक बात बोली कि भाई अब तो बस एक पेपर रह गया है, तू अभी क्या सोच रहा है, अब बस एक पेपर दे, हो गया, फिर देखा जाएगा जो होगा, तू भी घर जाना, सब मतलब फिर एंजॉय करे 1 मंथ, और लेट्स सी क्या होता है। अगर खराब हुआ तो भाई मई आ रहा है, 2 ही महीने की बात है, और अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, फिर तो बढ़िया ही है। तो तू लास्ट पेपर ऐसे छोड़ मत, दे दे, क्या पता उसमें तेरी एग्जामिशन आ जाए। भाई फिर से वही झूठी होप मेरे दिमाग पे चढ़ गई कि भाई एग्जामिशन लाएंगे, FMSM का पेपर है। फिर भाई तेरे भाई ने फिर से एक और बार बैठा पढ़ने, भाई FM पढ़ेंगे FM। भाई फिर से वो वही वाली बात हो गई कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, पढ़े जा रहा हूँ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि दिमाग तो मेरा टैक्स और ऑडिट में ही घुसा पड़ा था ना भाई, दिमाग तो मेरा वही था कि भाई तूने ये खराब कर दिया है, तेरा मेहनत खराब हो गई है, क्या जवाब देगा घर पे, मतलब कि कैसे ये हो गया, क्या हो गया। तो फिर भाई एक और बार वही से सैड से फेस के साथ मैं चले गया FMSM का पेपर देने। और SM के लिए तो भाई मैं पढ़ भी नहीं पाया था। मतलब तुम मानोगे नहीं, मैं SM पढ़ रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है, SM पढ़ रहा हूँ, नींद आ रही है। हमारा क्या था, हम रात को पढ़ते थे, क्योंकि सुबह ना ठंड में विंटर्स के टाइम पे आपको पता ही होगा कि भाई नींद आने लग जाती है, मतलब स्लीपी फील करते हो। हम पढ़ते थे रात को, इस वजह से हम रात को पढ़ रहे थे SM, भाई नींद आ गई, सो गए। 2 बजे फिर से मतलब हम 10 बजे से बैठते थे, और फिर हम पूरा कंटिन्यूसली सुबह तक पढ़ते थे, ठीक है। हम 10 बजे बैठे, नींद आने लगी, सो गए भाई 2 बजे तक। 2 बजे उठे, 2 बजे कहा कि चलो लेट्स स्टार्ट SM, किसी की भी हम रिवीजन मैराथन लगाते हैं, देखते हैं, फिर सारे चैप्टर खुद से रीड करेंगे। 2 बजे जैसी वीडियो चालू करी, पहली वीडियो देखी, धम धम ऐसे करके नींद आने लग गई, फिर से सो गए भाई।
5 बजे तक फिर सो गए, फिर 5 बजे उठे। अब अंदर डर आ गया कि भाई अब कर ले कर ले कर ले वरना खत्म है खेल। भाई फिर ये सोच के हमने बोला कि भाई रिवीजन मैराथन को रखो साइड, खुद से रीड करेंगे, खुद से पढ़ के चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमने सारा का सारा सिलेबस में शायद हमने 5th चैप्टर जो था, वो अजीब सा चैप्टर, वो छोड़ दिया था। तो 5th चैप्टर को छोड़ दिया, बाकी सारे चैप्टर्स हमने खुद से करे, चारों चैप्टर रीड करे, एक बार 1.5-2 बार रीड करे। और फिर हम थोड़े से कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि मेजर टॉपिक्स जो मैं पढ़ के गया था, पर्सनली मैं आपको सच बताऊंगा, मैं जो पढ़ के गया था वो तो मेंडल मैट्रिक्स में पूरा अच्छे से पढ़ के गया था, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग में पढ़ के गया था, और एनसॉफ का मैट्रिक्स, जीई मैट्रिक्स, एडीएल मैट्रिक्स, ये सब मैं पढ़ के गया था। और माइकल पोर्टर की थ्योरीज वो मैं पढ़ के गया था कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब वो आती हैं जनरली क्वेश्चन पेपर्स में, वो रहता है। और तो ये सब मैं पढ़ के गया था। और टू माय सरप्राइज, और मतलब मेरे लिए जो बहुत अच्छा लगा मुझे वो सरप्राइज देख के, वो था कि भाई क्वेश्चन आ गया मेंडल और मैट्रिक्स पे डायग्राम बनाने के लिए, मैं खुश। एनसॉफ के मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आ गया, मैं फिर से खुश। और माइकल पोर्टर का भी एक क्वेश्चन आया था, राइवल्स के बारे में लिखना था, मैं फिर से खुश। मतलब एसएम का पेपर मेरा एक्सपेक्टेशन से अच्छा गया। 35 मार्क्स का वो आया था पोर्शन, एसएम का आता ही है। तो उस 35 मतलब एमसीक्यूज को हटा के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उस 35 में से आई गेस मैं शायद से 15 to 20 के बीच में स्कोर कर सकता हूँ। 15 से 20 मेरे उसमें आ जाएंगे। एमसीक्यूज मिलाए 20 मार्क्स आई एम गेटिंग फ्रॉम एमसीक्यूज। बहुत सारी गलती हो गई मेरे से एसएम के पेपर में, तो मतलब एसएम के एमसीक्यूज में, तो इस वजह से आई एम गेटिंग 20 मार्क्स वहाँ से। तो अगर मैं वहाँ से 20 उठाता हूँ, 15 से 20 मुझे लगता है मैं एसएम के पेपर में उठा सकता हूँ। तो एफएम में 35 मार्क्स में से जो 35 मार्क्स का पोर्शन था, मेरे को लगता है कि मेरे 25 मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे फिर से एक और बार भगवान से दुआ और एक होप कि शायद से एसएम में क्या पता मैं एग्जाम्शंस ले आऊँ। एग्जाम्शन अगर मेरी यहाँ पे आ गई, तो अगर मेरा ऑडिट का पेपर जैसा खराब गया है और टैक्स का पेपर खराब गया है, तो अगर वो दोनों पेपर में मैं बाय चांस मैं पास हो जाऊँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, मैं शायद बोथ ग्रुप्स क्लियर कर जाऊँ। बट अगर नहीं हो पाता हूँ अनफॉर्चुनेटली, मतलब ऐसा नहीं हो पाता है, मतलब काश ना हो ऐसा, मतलब शायद, मतलब क्या बोलूँ, मतलब बोला नहीं जा रहा मेरे से, काश वो ना हो जो मैं सोच रहा हूँ। अगर लेकिन अगर मैं पास हो गया तो आई विल बी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी मच हैप्पी। मतलब मेरे लिए ये चीज़ एक सपना है, मतलब कि मुझे बोथ ग्रुप्स क्लियर करने हैं वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में। और क्या पता, मतलब भगवान क्या पता वो सपने को सच कर दें। तो हाँ, मतलब ज़्यादा सेंटी नहीं होते गाइज थोड़ा सा माहौल को शांत करते हैं। और यही था मतलब मेरा रिव्यू इस बोथ ग्रुप्स के पेपर का, मतलब ये इंटरमीडिएट का यही रिव्यू था गाइज। वैसे तो बहुत बढ़िया रहा ये साल, पूरा साल, मतलब आई एंजॉयड अ लॉट। और पढ़ा भी बढ़िया से पढ़ा, चीज़ें सीखने को मिली, और फ्रेंड्स बने नए इस ग्रुप 2 में। ग्रुप 1 में नए नए फ्रेंड्स भी बने इस बारी, वाले पिछले साल कम थे, इस बार ज़्यादा हो गए, लेकिन जो पिछले साल वाले थे उन्हें अपन हमेशा साथ रखेंगे। तो मतलब यही था, मतलब अपना ग्रुप 2 इंटरमीडिएट का एक्सपीरियंस। और यहीं पे अपना इंटरमीडिएट का एक्सपीरियंस ख़त्म होता है गाइज। लेट्स सी क्या होता है, मतलब एग्ज़ाम के पहले जो स्ट्रेस रहता है, जो थोड़ा सा डर रहता है अंदर, वो मेरे अंदर है। अभी आपको मेरी वीडियोस में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे को लगता नहीं दूसरे को दिखाना चाहिए वो सारी चीज़ें। मैं हैप्पी रहता हूँ, बस दिखाता हूँ कि मतलब आई एम वेरी हैप्पी। अंदर से तो भाई सब जानते हैं क्या सीन चल रहा है, मतलब डर लग रहा है कि भाई क्या होगा। बट यही था मतलब अपना इंटरमीडिएट का एक्सपीरियंस। आप लोग प्लीज़ अपना इंटरमीडिएट का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा रहा आप लोग का पेपर, क्या रहा आप लोगों का स्कोर जब आपने एमसीक्यूज मिलाए। और अगर नहीं मिलाए तो बहुत बढ़िया, मिलाना भी मत, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एमसीक्यू मिलाना है एफएम का, तो इस वीडियो ये मतलब इस चैनल पे एक वीडियो डली गई है एफएम के एमसीक्यूज प्रॉपरली कैसे करे गए हैं, बिल्कुल एक एक एमसीक्यू एफएम और एसएम के पेपर का कैसे किया गया, वो हमने इस वीडियो पे मतलब इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो वो देखना है तो आप वो देख लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो यहाँ तक देख रहा है, मतलब शायद 24 मिनट की वीडियो हो चुकी है, और यहाँ तक अगर आप मेरे को देख रहे हो तो वेरी 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 मच थैंक यू। और या दैट्स ऑल, ओके बाय गाइज। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, शायद से अगली वीडियो होगी सीए इंटरमीडिएट के रिजल्ट की। और जैसा भी रहेगा रिजल्ट आई विल शेयर विद यू गाइज, जैसा भी रहेगा। मतलब आई होप कि मैं पास हो जाऊं, बट अगर नहीं भी तो भी आई विल शेयर इट विद यू, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी एग्जाम्शन आ रही हैं, वो एग्जाम्शन बता के मतलब थोड़ा सा कम पेपर देने पड़ेंगे मे में, ऐसा मुझे लगता है भाई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देखते हैं गाइज, जो होगा देखी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको
अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक करो। लाइक तो मत ही करो, क्या ही करना है लाइक करके, पर चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि अगली वीडियो भी आपको मिल जाए और आगे भी हम सब जुड़े रहे गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।